Hello and a very warm welcome to Malya की पाठशाला. I hope everyone is doing fine and keeping safe. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, कैसे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिकन बना, क्या इंपॉर्टेंट रोल था पॉलिटिकल क्लब्स का एंड कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे. आज हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे कि क्या रोल था विमेन का पूरे रेवोल्यूशन में, क्या कंडीशन थी स्लेव्स की एंड एवरीडे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन का. तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई रिकमेंड कि आप उन वीडियोस को भी देख लें ताकि आपको पूरा चैप्टर मिल जाए. एंड आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड इम्पोर्टेंट चीजें जो हुई इवेंट्स पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. जब भी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे मन में जरूर आता है कि विमेन की क्या कंडीशन थी, विमेन की क्या सिचुएशन थी पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उनका क्या रोल था, उन्हें क्या राइट्स मिले पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में. तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि क्या डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या विमेन का भी रेवोल्यूशन हुआ, क्या उनके लिए भी चीजें चेंज हुई, क्या उनके लिए भी सोसाइटल चेंजेस आए. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसा इन्वॉल्वमेंट रहा विमेन का पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में. तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही विमेन बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही सारे इवेंट्स में. उन्होंने सारे ही इवेंट्स में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया एंड इस इन्वॉल्वमेंट ने उन्हें एक उम्मीद दी, उन्हें एक होप दी कि शायद चीजें बदल जाएंगी, शायद इम्प्रूवमेंट होगी उनकी लाइफ में, शायद उनके लिए चीजें थोड़ी बेटर हो जाएंगी फ्रांस में. तो अब बात करते हैं कि क्या कंडीशन थी आखिर विमेन की पूरी 18th सेंचुरी में जिसे वो चेंज करना चाहती थी, जिससे वो रेवोल्यूशन जिसमें वो लाना चाहती थी. सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड स्टेट की विमेन की. तो इन्हें तो एजुकेशन मिलती ही नहीं थी, ये अनएडुकेटेड थी एंड ये वर्किंग क्लास था. ये काम करती थी एज लॉन्ड्रेसेस, डोमेस्टिक सर्विस सर्वेंट्स एक्सेट्रा. एंड इनको कोई भी जॉब ट्रेनिंग नहीं थी. जॉब ट्रेनिंग ना होने की वजह से ही ये अनस्किल्ड लेबर तक ही सीमित रह गई थी. एंड जो बेटियां थी, जो नोबल्स की और वेल्दियर मेंबर्स की, जो उनके घर की औरतें थी, उन्हीं को सिर्फ ये राइट था, या फिर थर्ड स्टेट की जो विमेन थी जो रिचर सेक्शन से बिलोंग करती थी, कि वो कॉन्वेंट में पढ़ सके. तो आप देख लीजिए कि इवन एजुकेशन कितनी ज्यादा लिमिटेड थी, वो डिपेंड करता था आपकी क्लास पे. अगर आप रिचर क्लास से बिलोंग करती थी तभी आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जेकोबियन क्लब की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लब था एंड उसी के लीडर आगे जा करके फ्रांस की गवर्नमेंट के हेड भी बने थे. उसी दौरान विमेन पॉलिटिकल क्लब्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्लब था जिसका ऑब्जेक्टिव था डिस्कस करना एंड वॉइस करना औरतों के इंटरेस्ट को. उसका सिर्फ इतना था कि जो औरतों की प्रॉब्लम है उसको सामने लाना. एंड इन सारे पॉलिटिकल क्लब्स की, ऐसे करीब 60 पॉलिटिकल क्लब्स थे जिन्होंने न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट करे थे. उनका मेन एम सिर्फ ये था कि उनकी मेन जो डिमांड थी वो ये था कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, यानी कि औरतों को भी वोटिंग का अधिकार मिले. अभी तक क्या आप देखिए कि आदमियों की वोटिंग अधिकार के लिए तो सब बोल रहे हैं, उन्हें तो वोटिंग राइट्स सब दे रहे हैं, पर औरतों को अभी भी सिटीजन का ही रोल नहीं दिया गया है. अभी भी उन्हें पैसिव सिटीजन माना जा रहा है और उनकी सिचुएशन वर्स होती जा रही है. तो उनका सिर्फ इतना मानना है कि अगर आप हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दे देंगे, अगर आप हमें वोटिंग राइट दे देंगे, तो हम अपने लिए बोलना शुरू कर देंगे एंड हमारी सिचुएशन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम अपनी कंडीशन बेटर करेंगे. जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 ने, उसने तो और भी ज्यादा सिचुएशन को खराब कर दिया विमेन के लिए. उसने विमेन को एज ए पैसिव सिटीजन तक ही रिड्यूस कर दिया. दो सिटीजन्स की बात हमने की थी, एक्टिव सिटीजन्स जिसमें आते थे मेन जो अबव थे एज 25 एंड उन्हें वोटिंग राइट्स मिला था अगर उनके पास प्रॉपर्टी है. पर इवन दो विमेन, अगर वो थर्ड स्टेट के रिचर सेक्शन से बिलोंग करे या फिर फर्स्ट या सेकंड स्टेट से बिलोंग कर रही है, फिर भी उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे. उन्हें तो सिटीजनशिप का ही हक नहीं मिला था. पैसिव सिटीजन होने का मतलब था कि उनके लिए डिसीजंस कोई और लेगा, वो जा करके उन्हें एक एक्टिव सिटीजन की परमिशन लेनी पड़ेगी हर चीज को करने से पहले. विमेन एंड द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. अब आई रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जिसने करे थे चेंजेस काफी सारे, लेकिन क्या उसने कोई चेंज किया था विमेन के लिए? तो हाँ, उसने सबसे पहला चीज तो ये लाया था कि क्रिएशन हुआ स्टेट स्कूल्स का
और स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया था विमेन के लिए। यानी कि अब फाइनली थर्ड स्टेट की जो विमेन थी, जो लोअर क्लास से बिलोंग कर रही थी, जो रिचर सेक्शन से नहीं थी, उन्हें भी एजुकेशन का चांस मिला। फोर्स्ड मैरिजेस जो था वो एलिमिनेट हो गया, वो सिस्टम खत्म हो गया। देन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रजिस्टर होने लग गया अंडर सिविल कोड। डिवोर्स वॉज मेड लीगल इवन बाय वाइफ्स। अभी तक के सिर्फ मेन के पास था ये राइट कि वो डिवोर्सेस दे सकते थे, बट ये राइट अब फाइनली जाकर के विमेन के पास भी आया। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, उनकी सिचुएशन इस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी तो बेटर की थी। इवन तो अभी भी वो पैसिव सिटीजन ही थे, लेकिन कम से कम उनकी सोशल लाइफ में तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी। एंड दे वर ट्रेन फॉर जॉब्स। अभी तक हमने बात करी थी कि कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी वेमेन को, जिसकी वजह से उनका जो लेबर था, जो उनका नॉलेज था, जो इनका वर्क फोर्स था, वो सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड लेबर तक ही लिमिटेड था। सिर्फ हाउस होल्ड के काम करना, डोमेस्टिक काम करने तक ही लिमिटेड था। लेकिन ट्रेनिंग देने की वजह से अब वो आर्टिस्ट बन रहे थे, स्मॉल बिजनेसेस रन कर रही थी, एंड ऐसे इम्प्रूवमेंट हुआ इकोनॉमिक लाइफ में एंड सोशल लाइफ में विमेन की। देन आया रेन ऑफ टेरर। रोबेस्पियर की गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अब उसने क्या किया? अब रोबेस्पियर की सोच बहुत ही रिजिड थी। उनका मानना था कि जो सिस्टम है वो वैसे ही फॉलो होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वापस से ये ऑर्डर दे दिया कि जितने भी विमेन क्लब्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। अब कोई भी विमेन क्लब नहीं होगा। उन्होंने सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बैन कर दी, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बंद कर दिया। और बहुत सारी जो विमेन लीडर्स थे उनको सबको अरेस्ट करके बाद में एग्जीक्यूट कर दिया। ग्लूटेन वर्ड हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो। ग्लूटेन यानी कि सर काट देना, बीहेड करना। तो उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट विमेन को, जिन्होंने रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उनको मार दिया ताकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज ना उठा सकें। अब हम बात करते हैं वोटिंग राइट्स की, क्योंकि अभी तक क्या हमने बात किया कि कैसे इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर हुई, सोशल सिचुएशन बेटर हुई, पर एक हमारी जो विमेन थी उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी वैसी थी, अभी भी उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। ये जो वोटिंग राइट्स था, इसकी लड़ाई करीब 200 साल तक और चली एंड इंटरनेशनली, एंड फाइनली ये मूवमेंट जो है 1946 में एंड हुआ, जब विमेन को फ्रांस में वोटिंग राइट मिला। तो आप देखिए कि ये लड़ाई बहुत ही लंबी थी, 18th सेंचुरी में चल रही थी, एंड ये फाइनली 1946 को ये जर्नी कंप्लीट हुई थी। अब हम बात करने वाले हैं स्लेवरी की। स्लेवरी का मतलब जब एक इंसान दूसरे इंसान को जानवरों की तरह ट्रीट करे, जब वो उसको उसके राइट्स ना दे, उसको एक प्रॉपर्टी की तरह समझे, अपना गुलाम बनाए, वो है स्लेवरी। जो करेबियन सी में कॉलोनीज थी, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉलोनीज होती क्या है। जो बड़े बड़े यूरोपियन नेशंस थे, वो छोटी छोटी कंट्रीज को अपना गुलाम बना लेते थे, जो नेचुरली बहुत ही रिच थी, एंड देन उनका करती थी एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे ही कुछ हुआ था कि करेबियन सी में जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, जैसे कि मार्टिनिक, ग्वाडेलप, सैन डोमिंगो, ये थी इंपॉर्टेंट सप्लायर्स इन टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। ये नेचुरली बहुत ही ज्यादा रिच थी, एंड इसका फुल ऑन एक्सप्लॉयटेशन करा जाता था थ्रू द यूरोपियन कंट्रीज। ये पूरी की पूरी यूरोपियन इकोनॉमी ये इन्हीं कॉलोनीज के कंधों पे चलती थी। पर जो यूरोप के लोग थे वो रेडी नहीं थे यहाँ पे आकर के काम करने के लिए। उनको रिसोर्सेस तो पूरे चाहिए थे, बट दे वर नॉट रेडी टू वर्क ओवर हियर। आखिर क्यों ही कोई अपने घर के ऐशो आराम छोड़ करके, लग्जरीज छोड़ करके एक डेवलपिंग नेशन में आकर काम करना चाहेगा? इसकी वजह से हुई शॉर्टेज ऑफ लेबर प्लांटेशंस पे। तो इसका एक सोल्यूशन निकला, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ये शुरू हुआ 17th सेंचुरी में, एंड इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे क्या होता था कि जो पोर्ट्स थे फ्रांस के, जो बॉर्डे और नैंथिस, वहां से शिप्स चलती थी अफ्रीकन कोस्ट तक के। एंड अफ्रीका में जो स्लेव ट्रेडर्स थे, वो लोगों को, अफ्रीकन्स को पकड़ के उनको जानवरों की तरह भरते थे शिप्स पे, एंड 3 महीने लंबी ट्रिप पे उन्हें भेजते थे, जहां पे उन्हें बिल्कुल इनह्यूमनली ट्रीट किया जाता था, ना रिस्पेक्ट थी, ना डिग्निटी थी, एंड देन उनको बेच दिया जाता था प्लांटेशन ओनर्स को। तो आप देख रहे हैं, लोगों को एक जानवर से भी बदतर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है, एंड इसी एक्सप्लॉयटेशन पे पूरी यूरोपियन इकोनॉमी बैठी थी, पूरी इकोनॉमी बनी हुई थी। जो यूरोपियन मार्केट्स थे, जो डेवलप कर रहे थे कॉफी और शुगर और इंडिगो के ट्रेड पे, वो पूरे के पूरे इसी स्लेव एक्सप्लॉयटेशन पे चल रहे थे।
कब हुआ एंड स्लेवरी सिस्टम का? 1794 में जैकोबियन रेजिम अंडर कन्वेंशन फ्रीड ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन। यानी जैकोबियन रेजिम ने कहा कि अब ये स्लेवरी सिस्टम खत्म करो, दिस इज नॉट फेयर, हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन जब नेपोलियन आया, नेपोलियन का शासन आया, जब नेपोलियन बना एम्परर फ्रांस का, तो उसने फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी सिस्टम को। रीइंट्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि जो रिच हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्लेवरी सिस्टम बंद होने की वजह से, वो उसको सपोर्ट करें एंड उसे उनका सपोर्ट मिले एंड आराम से वो अपना एम्पायर चला सके। 1848 में फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज ने अबॉलिश करा स्लेवरी को। तो आप देख रहे हैं कितने मोर देन 100 इयर्स ये स्ट्रगल चलता रहा एंड देन फाइनली स्लेवरी सिस्टम खत्म हुआ फ्रांस में। Now we will talk about the revolution and everyday life. क्या इफेक्ट रहा रेवोल्यूशन का लोगों की रोजमर्रा की लाइफ पे? तो थ्रू दिस चार्ट we will understand this 1789 changes in the life of the people. सबसे पहला लिबर्टी एंड इक्वालिटी आई। लिबर्टी एंड इक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया लोगों की लाइफ का। एंड अब कोई भी डिवीजन नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेट्स, हर कोई पहले इंसान था एंड देन उसकी क्लास से उसकी आइडेंटिटी थी। सेकेंड हुआ अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। अभी तक की जो बैन लगा था न्यूज़पेपर्स पे और मीडिया पे कि कोई भी किंग के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, इस पे लग गई रोक। तीसरा हुआ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स थे वो आए, जिसमें थे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड नेचुरल राइट्स, जिसने सारे ह्यूमंस को इक्वली ट्रीट किया एंड किसी का भी कोई भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था उसे रोका। देन आया आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसने ओपोजिंग व्यूज और इवेंट्स को भी एक्सप्रेस करने का मौका दिया। अब वहीं तक कि जो ऑपोजिशन था, जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना चाह रहा था, उसको रोक दिया जाता था, उसको ट्रायल पे भेजा जाता था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। लेकिन 1789 के बाद लोगों को ये राइट मिला, लोगों को ये फ्रीडम मिला। देन फिफ्थ था प्ले सॉन्ग्स इन फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद काफी सारे लोगों ने देखा कि फ्रांस में कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं एंड वो सब लोग फ्रांस की तरफ आए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेमस हुआ फ्रांस। अब ये है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन इन द फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हमारे एग्जाम्स। तो इस टाइमलाइन को अगर हम लोग याद कर लें तो एग्जाम से पहले हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमारे एग्जाम्स बहुत ही सॉर्टेड वे में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला है 1774 में लुइस 16 बने फ्रांस के किंग। देन 1789 में हुआ कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल एंड द थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली। 1791 में अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड। 1792 से 93 में फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक एंड द किंग इज beheaded। 1793 से 94 में आया आपका रेन ऑफ टेरर। 1804 में आए नेपोलियन जो बन गए फ्रांस के एम्परर। 1815 में नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू। 1848 में हुआ एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड 1946 में फाइनली विमेन को मिला वोटिंग राइट्स इन फ्रांस। आज की वीडियो में बस इतना ही एंड हम एंड करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और नया टॉपिक लेंगे सीबीएसई बोर्ड का एंड करेंगे उस पर डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड वी विल मीट अगेन। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।